Hello students, hope you are doing great. I, Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 4 of the chapter Cash Flow Statements. We will be discussing part B of the topic 2 now. In this topic we will discuss about treatment of proposed dividend in the cash flow statement, especially cash flow from operating activities. We will also take up a few theoretical and practical questions for computation of cash flow from operating activities. Question number 2. Short-term investments are not considered while preparing cash flow statement. Why? Students छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो है why these are not considered while preparing the cash flow statements. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए वो क्यों नहीं कंसीडर की जाती? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स ये पार्ट होती हैं कैश इक्विवेलेंट्स का, सो इसलिए ये जो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नहीं आती है. सो आइए अकॉर्डिंगली इसका जो है आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट्स. Short-term investments are not considered while preparing cash flow statement as they are part of cash equivalents and not part of operating, investing and financing activity of the cash flow statement. Question number 3. PP Limited is a share broker company. GG Limited is engaged in manufacture of packaged foods. PP Limited purchased 5,000 equity shares of ₹100 each of Savita Limited. GG Limited also purchased 10,000 equity shares of ₹100 each of Savita Limited for the purpose of preparing their respective cash flow statements, under which category of activities the purchase of shares will be classified by PP Limited and GG Limited. So students, question में information दी गई है कि एक कंपनी है PP Limited जिसका मेन बिजनेस है शेयर ब्रोकर है वो, तो उनका मेन बिजनेस है शेयर्स खरीदना, शेयर बेचना. जीजी लिमिटेड जो है उनका बिजनेस दे रखा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ पैकेज गुड्स है. दोनों कंपनियों ने एक ही कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है. पीपी लिमिटेड ने 5,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं और जीजी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं सविता लिमिटेड के. हमें बताना है कि जब पीपी लिमिटेड अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है या जीजी लिमिटेड अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रही है, तो ये जो परचेज ऑफ शेयर्स है ये जो है कहाँ क्लासीफाई होंगी? ये ऑपरेटिंग में होंगी क्लासीफाई, इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ये हमें बताना है. सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें उसके बिजनेस पे भी ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह का बिजनेस कर रही है. पीपी लिमिटेड हमें दिया हुआ है शेयर ब्रोकर कंपनी है और शेयर ब्रोकर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स? शेयर्स की दलाली, मतलब रोज शेयर्स खरीदना, रोज शेयर्स बेचना. प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उसको शेयर्स को बेच देना. तो ये शेयर खरीदना और बेचना जो है उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में आता है. लेकिन जीजी लिमिटेड की बात करें, वो मैन्युफैक्चरर है पैकेज फूड का. शेयर रोज खरीदना बेचना जो है उनकी डेली एक्टिविटी नहीं है, मेन एक्टिविटी नहीं है. और ये जो है उन्होंने मे बी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा होगा, बाद में जो है अगर कुछ अच्छा पैसा मिलेगा तो लॉन्ग टर्म में जो है वो इस शेयर्स को बेच के जो है वो प्रॉफिट कमा लेंगे. सो जो परचेज ऑफ शेयर्स है बाय पीपी लिमिटेड स्टूडेंट्स, क्योंकि रोज उन्होंने खरीदने हैं बेचने हैं शेयर्स और क्योंकि वो शेयर ब्रेक करना है, तो ये जो है इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा स्टूडेंट्स. और अगर हम दूसरी कंपनी जो कि जीजी लिमिटेड है उसकी बात करें, वो मैन्युफैक्चरर ऑफ पैकेज फूड है. सो ये जो इन्वेस्टमेंट है इन्होंने की है, ये जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट स्टूडेंट्स बन जाएगा. सो आइए अकॉर्डिंगली इसका जो है आंसर लिख देते हैं स्टूडेंट्स. As PP Limited is a share broker company, selling and purchasing of shares is a part of regular business of PP Limited. Hence, purchase of shares by PP Limited shall be classified as operating activities. As main business of GG Limited is manufacture of packaged foods, purchase of shares by GG Limited will mean investment by GG Limited, and hence this transaction shall be classified under investing activities. Question number 4. The profit of Jova Limited for the year ended 31st March 2019 after appropriation was rupees 2,50,000. Additional information. Depreciation of machinery 20,000 rupees, goodwill written off 9,000 rupees, loss on sale of furniture 2,000 rupees, transfer to general reserve 22,500 rupees. The following was the position of its current assets and current liabilities as at 31st March 2018 and 2019. Income received in advance 8,000 rupees, inventory 12,000 rupees and 8,000 rupees. Calculate the cash flow from operating activities. So students, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कंपनी है जोवा लिमिटेड और 31st मार्च 2019 जो ईयर एंड हुआ है, सो इस ईयर में 2018-19 में
इसका जो प्रॉफिट है जोआ लिमिटेड का आफ्टर एप्रोप्रिएशंस वो है 2,50,000 रुपए। इसके साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी चार्ज की गई 2018-19 में 20,000 रुपए, गुडविल राइट ऑफ की गई इस साल में 2018-19 में 9,000 रुपए, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर हुआ इस साल 2018-19 में 2,000 रुपए, और कुछ जो है प्रॉफिट में से अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया जनरल रिजर्व में 22,500 रुपए। फिर हमें यह बता रखा है कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज की पोजीशन 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को जो है इस प्रकार है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 2018 को 8,000 रुपए और 2019 को जो है ये नील थी फिगर। इन्वेंट्री की बात करें तो 31 मार्च 2018 को जो है ये 12,000 की थी और 31 मार्च 2019 को एक घट के जो है 8,000 रुपए रह गई है। हमें जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। सो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें बनानी है और इसके लिए जो है आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें दे रखा है 2,50,000 रुपए और इसमें जो है कोई अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये हम ऐड करके जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स हम निकाल लेंगे। सो क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है स्टूडेंट्स, आइए जो है इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी क्या है। सो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी स्टूडेंट्स ये जो है एक नॉन कैश आइटम है। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल जो है हमने राइट ऑफ कर दी है, सो इसके लिए भी कोई कैश का आदान प्रदान नहीं हुआ, सो ये भी एक नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको हमने बेच दिया, सो और लॉस पे बेचा, तो लॉस पे बेचा तो कोई ऐसे कैश बाहर नहीं जा रहा स्टूडेंट्स। हमारे पास नेट WDV थी, जो भी थी उससे कम पैसा जो है हमारे पास आया। सो सेल ऑफ फर्नीचर पे पैसा आया, लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर पे एज सच जो है कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता। सो ये भी एक नॉन कैश आइटम है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो है कुछ पैसा जो है हमने ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में। सो ये P&L की एक एप्रोप्रिएशन की आइटम है, इसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कैटेगरी में डाल सकते हैं और ये जो है हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए मदद करेगी। सो आइए स्टूडेंट्स इसको धीरे धीरे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है चूंकि हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बनाना है तो हम अपने वर्किंग नोट से शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हेडिंग हम डाल देते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और सबसे पहले जो है जो हमारे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आइए उसको नोट कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि है 2,50,000 रुपए। इसमें स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने जो ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है ये हमने ऐड बैक कर देना है, तो हम इसको ऐड बैक कर देते हैं। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अमाउंट है 22,500 रुपए और कोई आइटम है नहीं, बाकी तीनों आइटम जो है नॉन कैश आइटम्स है या क्वेश्चन में जो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस से रिलेटेड आइटम्स दे रखी हैं। सो अभी वर्किंग नोट में कोई और इंफॉर्मेशन हमने देनी नहीं है। सो ये हमारा निकल के आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। 2,50,000 में से जो है हमने 22,500 ऐड किए तो निकल के आ गया 2,72,500 रुपए। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आ गया है और एज ए नेक्स्ट स्टेप जो है हम ये जो नॉन कैश आइटम्स है हमारे पास हम इनको ऐड करेंगे और वर्किंग कैपिटल की जो चेंजेस है वो हम देखेंगे ताकि हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ जाए। स्टूडेंट्स हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हमने जो है कंप्यूट कर लिया है। सो आइए जो है इसके बाद की जो एडजस्टमेंट्स है वो हम कर देते हैं। सो हमारे को इसके बाद का एज ए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारे को नॉन कैश आइटम्स और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की जो है हमने एडजस्टमेंट करनी होती है। सो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन कैश आइटम्स की हम बात करें तो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, गुडविल रिटर्न ऑफ एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये तीनों की तीनों है जो है नॉन कैश आइटम्स हैं। तो आइए एक एक करके ऐड कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन जो कि है 20,000 रुपए, गुडविल रिटर्न ऑफ जो कि है 9,000 रुपए और इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर जो कि है 2,000 रुपए। सो 2,72,500 में हमने ये तीनों चीजें ऐड करनी है और ऐड करके जो है ये निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 2,72,500 जमा 20,000 जमा 9,000 जमा 2,000, तो ये निकल के आ गया 3,03,500 रुपए। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए जो है हम
करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हम देखते हैं। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमें फ्यूचर में की इनकम जो है पहले से ही आ गई है हमारे पास, अभी आ गई है करंट में। सो ये जो है एक हमारी करंट लायबिलिटी है। और 31 मार्च 2018 को ये 8,000 थी और 31 मार्च 2019 को जो है ये नील होगी। सो दिस इज डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। और स्टूडेंट्स जब भी करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं इसका मतलब है कि कैश आउटफ्लो हो गया है हमारा, और कैश आउटफ्लो होना है वो जो है हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के नंबर में से। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री जो है 12,000 रुपये थी हमारी 31 मार्च 2018 को, और 31 मार्च 2019 को जो है ये 8,000 रुपये घट के रह गई है। सो हमारा जो है इन्वेंट्रीज में भी जो है डिक्रीज हो गया है। इन्वेंट्रीज में जब डिक्रीज हुआ है सो इसका मतलब है करंट एसेट्स में डिक्रीज हुआ है, और करंट एसेट्स में जब भी डिक्रीज होता है स्टूडेंट्स तो वो जो है इसका ये मतलब है कि कैश इनफ्लो हो गया है। सो आइए जो है इसको नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई है। सो इन्वेंट्री की वैल्यू कम हुई है, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ गया होगा। सो इसे हमने ऐड कर देना है 12,000 माइनस 8,000 रुपये जो कि है 4,000 रुपये। सेकेंड एडजस्टमेंट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की। सो डिक्रीज इन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, करंट लायबिलिटीज में जो डिक्रीज है स्टूडेंट्स उसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो जाता है। सो हम लिख देंगे माइनस 8,000 रुपीज। 3,03,500 में 4,000 ऐड कर देंगे, 8,000 हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,99,500। और ये जो है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ गया स्टूडेंट्स हमारा 2,99,500 रुपए। डिविडेंड स्टूडेंट जब आप कैश फ्लो बनाने के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे सो उसमें कई बार क्वेश्चंस में ना आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी, और उस एडजस्टमेंट्स में जो है एक बड़ी कॉमन इन्वेस्टमेंट है डिविडेंड के बारे में। सो जो है डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो कि डिविडेंड हिंदी में इसको जो है लाभांश बोलते हैं। और डिविडेंड जो है जो कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं उन प्रॉफिट्स को जो है अपने शेयर होल्डर्स को बांट देती है। इस प्रोसेस को जो है जो प्रॉफिट्स को जो का एक पोर्शन जो है कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो है पे कर देती है। सो इस प्रोसेस को जो है डिविडेंड बोलते हैं। और डिविडेंड स्टूडेंट्स ये जो है दो प्रकार का होता है, एक है इंटरिम डिविडेंड और दूसरा होता है प्रपोज्ड एंड फाइनल डिविडेंड। दोनों में फर्क क्या है कि जैसे कि नाम में ही लिखा हुआ है, जो नाम ही जैसे सजेस्ट करता है इंटरिम डिविडेंड। सो इंटरिम डिविडेंड जो है इट इज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर। और अगर प्रपोज और फाइनल डिविडेंड की बात करें सो इट इज डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। सो ये तो फर्क हो गया स्टूडेंट्स इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज और फाइनल डिविडेंड में। ये दोनों प्रकार के डिविडेंड आपको क्वेश्चन में दिए होंगे इन द फॉर्म ऑफ एडजस्टमेंट्स। आइए इन डिविडेंड का जो प्रोसेस जो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड में जो है इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स एज ए फर्स्ट स्टेप ये जो डिविडेंड है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है कंपनी के ये डिक्लेयर कर देते हैं। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये डिक्लेयर कर दिया तो इसको जो है अप्रूव करवाना होता है, और अप्रूव कौन करते हैं, कंपनी के मालिक जो कि होते हैं शेयर होल्डर्स। और ये शेयर होल्डर्स जो एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग को बोलते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, या शॉर्ट फॉर्म में जो है एजीएम भी इसको बोल देते हैं। एस के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है सो विद इन 5 डेज ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड अमाउंट टू ए सेपरेट बैंक अकाउंट। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, सपोज कर लीजिए टोटल डिविडेंड का अमाउंट 1 करोड़ रुपया है। सो उस 1 करोड़ रुपए को जो ये डेट ऑफ अप्रूवल बाय शेयर होल्डर्स है इन द एजीएम, इसके 5 दिन के अंदर अंदर ही एक सेपरेट बैंक अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर देना होता है। और उसके बाद एज ए लास्ट स्टेप जब ये बैंक में ट्रांसफर हो गया विद इन 30 डेज जो है ये जो डिविडेंड है ये शेयर होल्डर्स को जो है पे कर देना होता है। तो ये स्टूडेंट्स एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको जो है, अगर आप डिविडेंड के बारे में बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि डिविडेंड क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और ये कैसे जो है ये डिविडेंड का प्रोसेस होता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं, शेयर होल्डर जो है एजीएम में अप्रूव करते हैं, उसके बाद पैसा जो है डिविडेंड का सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है और 30 दिन के अंदर पे हो जाता है। दो आपको जो है ये इंफॉर्मेशन जो है जस्ट जो है ये नॉलेज के लिए दी जा रही है, इसका क्वेश्चंस में कोई इसमें रेलिवेंस नहीं होगा, लेकिन चूंकि आप डिविडेंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इस समझ में आना जरूरी है कि जो है डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ डिविडेंड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो स्टूडेंट्स हमने डिविडेंड के बारे में आपको बता दिया, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में, और कैसे इसका कंप्लीट प्रोसेस होता है, कैसे अप्रूव होता है, कैसे पे होता है। अब जो है
क्योंकि ये एडजस्टमेंट के फॉर्म में दिया होता है आफ्टर द बैलेंस शीट। सो हमने जो है इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो है कैसे डिस्क्लोज करना है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, जो डिविडेंड होता है ना, ये प्रॉफिट का जो है एक एप्रोप्रिएशन होता है और जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से जो है पहले से ही डिडक्ट किया होता है। और अगर हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने पिक कर रहे हैं फ्रॉम द रिजर्व एंड सरप्लस नंबर इन द बैलेंस शीट, सो इसका क्या मतलब है कि ये डिविडेंड का नंबर तो पहले से डिडक्ट हुआ हुआ है। सो अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, सो हमने क्या करना है, क्योंकि ये पहले से डिडक्ट हो रखा है, सो वापस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए हमें इसको ऐड बैक करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सेक्शन अपडेट कर रहे होंगे, सो हमने ऐड कर देना है इसको। सो हम ऐड कर देंगे प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर टू द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सो एक तो हमने इसकी ये एडजस्टमेंट कर दी। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि जब भी बैलेंस शीट के नीचे कोई भी एडजस्टमेंट दी होती है तो उसका हमें इंपैक्ट 2 बार लेना होता है। सो एक बार तो हमने इसका इंपैक्ट ले लिया क्योंकि ये प्रॉफिट में से पहले से ही माइनस होके आ रहा था, रिजर्व एंड सरप्लस में जो नंबर आ रहा था पी एंड एल अकाउंट का, उसमें प्रपोज डिविडेंड एज एन एप्रोप्रिएशन पहले ही माइनस हुआ था। सो हमने क्या किया, इसको ऐड बैक कर दिया इन द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में। अब दूसरी एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स हमने क्या करनी है, सो डिविडेंड स्टूडेंट्स सिर्फ रिजर्व सरप्लस में ही अप्रोप्रिएट नहीं हुआ ना, हमने इसको पे भी तो किया है शेयर होल्डर्स को। सो जो हमने डिविडेंड की जो पेमेंट करी है शेयर होल्डर्स को, वो कंपनी के लिए क्या हो गया, पेमेंट मतलब कैश आउटफ्लो। सो ये जो कैश आउटफ्लो है इसको जो है हमने दिखाना होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सो जो सेकंड एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स होगी हमारी, वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। सो स्टूडेंट्स, जो भी प्रपोज डिविडेंड पे किया गया है, जो उसकी पेमेंट है, उसकी जो है हमने एंट्री जो है या उसका जो डिस्क्लोजर है वो हमने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर करना है एज ए माइनस आइटम। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हम लिख देंगे प्रपोज डिविडेंड पेड। जितना भी अमाउंट पे किया है स्टूडेंट्स हमने जो है वो यहाँ पे दिखा देना है। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो है हमने प्रपोज डिविडेंड का जो है डिस्क्लोजर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के फॉर्म में होता है तो इसलिए जो है 2 जगह हमने इसको दिखाना है। एक हमने स्टूडेंट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड कर देना है एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इसको माइनस कर देना है। आगे स्टूडेंट्स हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जो है क्लियर हो जाएगा। Question number 5. Compute items to be presented in cash flow statement for the year ended 31st March 23 from the following information. Particulars: 31st March 23, 31st March 22. Profit and loss account for 31st March 23 is 7,50,000 rupees, and for 31st March 22 it is 6 lakh rupees. Then information is given: proposed dividend for financial year 22-23 is rupees 2,25,000 rupees, and for 21-22 is rupees 1 lakh rupees. So students, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे को, जो है जो नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है इसको जो है हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 23। सो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है सन 2022-23 की, और उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है सन 2022-23 में जो है ये 7,50,000 रुपए है, और 31 मार्च 2022 में ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 6 लाख रुपए, और फर्दर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 2022-23 में का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 2,25,000 है, और सन 2021-22 का जो प्रपोज डिविडेंड है वो 1 लाख रुपए है। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ये स्टूडेंट्स हमें बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस 31 मार्च 2022 को, और 7,50,000 है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जो है 31 मार्च 2023 को। सो सन 2022-23 में अगर हम देखें कि इस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो हम क्या करेंगे, 7,50,000 में से जो है 6 लाख रुपए माइनस कर देंगे। इसका मतलब 1,50,000 रुपए जो है ये प्रॉफिट कमाया है इस कंपनी ने 2022-23 में। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड जो होता है, जब वो साल बीत जाता है तो उसके बाद जो है मैंने बताया था कि जब प्रॉफिट कंप्यूट होके आ जाता है, सो उसके बाद जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको डिक्लेयर करते हैं और उसके बाद ये अप्रूव होता है एनुअल जनरल मीटिंग में। सो इसका क्या मतलब है कि जो प्रपोज डिविडेंड की जो एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रही है वो 1 साल के लैग पे जा रही है।
जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं 31 मार्च 2023 में इसका जब डिविडेंड की जो डिस्कशन होगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगे उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे और उसके बाद जो है एजीएम में अप्रूव होगा। सो ये जो 2,25,000 की एंट्री है ये तो इस साल में गई ही नहीं है, लेकिन क्योंकि ये एक साल लैग से चल रहा है, सो ये जो 1,00,000 रुपए जो प्रपोज डिविडेंड है जो पिछले साल का था, जो 2021-22 का था, वो कब अप्रूव हुआ? वो अप्रूव हुआ सन 2022-23 में, डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया और शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया एजीएम में। सो ये जो प्रपोज डिविडेंड की एंट्री है ये एक साल लैग से चलती है। सो सन 2022-23 में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रपोज डिविडेंड डेबिट हुआ वो 1,00,000 रुपए हुआ और ये 2,25,000 अगले साल होगा। सो इसलिए जो है अगर हमारे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है, सो मैंने पहले भी आपको समझाया था कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड होता है। आपने करंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है उसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है स्टूडेंट्स, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड लेना है, इस साल को जो है टोटली इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये इसकी जो है अकाउंटिंग नेक्स्ट ईयर में होगी, फॉलोइंग ईयर में होगी, जो कि 2023-24 होगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए जो है हमने अपने हेडिंग नोट कर लिए, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। इसके बाद प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 7,50,000 में से हम 6 लाख माइनस करते हैं तो 1,50,000 आ जाता है। सो प्रॉफिट अर्न्ड फॉर द ईयर हो गया 1,50,000 रुपीज। और इसमें क्या एड बैक करना है स्टूडेंट्स? हमने प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर 2021-22 का जो है हमने ऐड करना है, क्योंकि यही जो है P&L अकाउंट में डेबिट हुआ होगा। सो ऐड प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर विच इज 21-22 और ये अमाउंट था 1,00,000 रुपए। सो 1,50,000 में जो 1,00,000 ऐड कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स विच इज 2,50,000 रुपीज। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.